हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्कार। जो विद्यार्थी टीजीटी, पीजीटी, एसएससी या यूपीएससी या आर्मी की तैयारी कर रहे हों, उन सभी के लिए प्यारा सा वीडियो 10 क्वेश्चन जनरल नॉलेज का बहुत ही लाभकारी। छात्रों, अगर मेरे चैनल को आप सभी लोग देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा लाइक करें। तो समय न लेते हुए आइए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर पहला है, जीव अंतःक्षेपक होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। HIV प्रतिरक्षण सीरीज, जैव प्लास्टिक अंतःक्षेपक, वेदना रहित सुई अंतःक्षेपक, वेदना रहित सुई विहीन अंतःक्षेपक। पूछ रहा है प्रश्न में, जीव अंतःक्षेपक होता है, इसका सही विकल्प कौन सा होगा, बताएं। 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा होगा। HIV प्रतिरक्षण सीरीज, जैव प्लास्टिक अंतःक्षेपक, वेदना रहित सुई अंतःक्षेपक, वेदना रहित सुई विहीन अंतःक्षेपक। जीव अंतःक्षेपक होता है वेदना रहित सुई विहीन अंतःक्षेपक, अर्थात इसका जो चौथा विकल्प है यह सही विकल्प होगा। क्यों सही होगा? ये वेदना रहित है, पीड़ा रहित है और इसमें कोई इंजेक्शन या सुई नहीं होती है, इसलिए इसका ये विकल्प, चौथा विकल्प सही विकल्प होगा। आज का अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने, तारों के कारण, प्रश्न है तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन है? आकाशीय परिघटना किसके कारण, तारों के कारण वो कौन है? ओजोन छिद्र है, कृष्णिका छिद्र है, इंद्रधनुष है, धूमकेतु है। भूगोल से संबंधित प्रश्न। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन सी है? इसका सही ऑप्शन आपके सामने ओजोन, कृष्णिका छिद्र, इंद्रधनुष और धूमकेतु। इसका सही विकल्प होगा कृष्णिका छिद्र। ये कृष्णिका छिद्र जो है तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना है। समझें, कृष्णिका छिद्र तारों की विशिष्ट अवस्था होती है, जब उसके पूरे द्रव्यमान का संकेंद्रण अंततः एक ही बिंदु पर हो जाएगा तो वह असीमित घनत्व के द्रव्य वाला पिंड बन जाएगा। जब वह असीमित घनत्व के द्रव्य का पिंड बनेगा और उसी को कहते हैं कृष्णिका छिद्र, जिसके कारण अंदर गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि प्रकाश भी उसमें से पलायित नहीं हो पाता, माने उसमें से प्रकाश नहीं जा पाता है। कृष्णिका छिद्र इसका सही विकल्प होगा। दूसरा विकल्प कृष्णिका छिद्र इसका सही विकल्प होगा। कृष्णिका छिद्र की एक विशेष स्पेशल अवस्था होती है, जब उसके पूरे द्रव्यमान का संकेंद्रण अंततः एक ही बिंदु पर हो जाएगा तो वह असीमित घनत्व के द्रव्य वाला पिंड बन जाएगा, जिसे कृष्णिका छिद्र कहते हैं। बढ़ते हैं इसका प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने, उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा। कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, आर्कटिक वृत्त पर, विषुवत रेखा पर। बताएं, उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा। इसका सही ऑप्शन कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, आर्कटिक वृत्त पर, विषुवत रेखा पर। जवाब दें। 12 घंटे का दिन
जो होगा वह विषुवत रेखा पर होगा। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को कर्क संक्रांति होती है। याद रखें छात्रों, उत्तरी गोलार्ध में जो कर्क संक्रांति होती है वह 21 जून को होती है, क्योंकि उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका रहता है थोड़ा सा, जिससे रात छोटी और दिन विषुवत रेखा पर 12 घंटे व उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटे का होता है। तो इसका सही ऑप्शन डी ऑप्शन या फोर्थ ऑप्शन होगा विषुवत रेखा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, बहुत आसान सा प्रश्न है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है? बहुत सरल क्वेश्चन। गाय और भैंस की थनों से दूध उतारने के लिए जिस इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं वो इंजेक्शन कौन सा है? पहला है सोमटोट्रोपिन, ऑक्सीटोसिन, इंटरफेरॉन, इंसुलिन। बहुत आसान, ऑक्सीटोसिन। इसका जो दूसरा विकल्प है ऑक्सीटोसिन वह सही विकल्प है। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन से गाय और भैंस के थनों से दूध उतारा जाता है। इसका सही विकल्प कौन सा हार्मोन्स है? दूसरा विकल्प सही है ऑक्सीटोसिन। गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए उनकी ग्रंथि को उत्तेजित किया जाता है। उस उत्तेजना को जो बढ़ाने वाला हार्मोन्स का नाम है, इंजेक्शन का नाम है, वह इंजेक्शन दूसरा आपके सामने दिख रहा होगा ऑक्सीटोसिन। याद रखें छात्रों, ऑक्सीटोसिन एक ऐसा हार्मोन्स है जो गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के काम आता है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 है। विटामिन डी के सर्जन में निम्न में कौन पाया जाता है? प्रश्न है विटामिन डी के सर्जन में निम्न में से कौन पाया जाता है? रेटिनॉल, फॉलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड और कैल्सिफेरॉल। इसका सही विकल्प कौन सा है बताएं? रेटिनॉल, फॉलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सिफेरॉल। विटामिन डी के सर्जन में कैल्सिफेरॉल अर्थात जो चौथा विकल्प आपके सामने दिख रहा होगा कैल्सिफेरॉल, ये सही विकल्प है। विटामिन डी के सर्जन में कैल्सिफेरॉल पाया जाता है। विटामिन डी जो है वसा में घुलित विटामिन है। विटामिन डी ऐसा विटामिन है कि जो वसा में पूर्णतः घुल जाती है और इसकी कमी से रिकेट रोग बच्चों को हो जाता है। अगर विटामिन डी की कमी किसी शरीर में है अर्थात बच्चों में ज्यादातर होता है, बच्चों में विटामिन डी की अगर कमी है तो उससे बच्चों को जो रोग होता है उस रोग का नाम है रिकेट। रिकेट नामक बीमारी बच्चों में विटामिन डी की कमी से होता है, याद रखें। और विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो फैट में वसा में पूर्णतः घुलित होता है। विटामिन डी का सबसे बड़ा जो स्रोत है वह सूर्य ही है। तो इसका जो सही विकल्प आपके सामने उसका सही विकल्प होगा कैल्सिफेरॉल। चौथा विकल्प सही विकल्प है। पढ़ते हैं प्रश्न नंबर अगला। अगला प्रश्न नंबर 6, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव इतिहास संबंधित प्रश्न आपके सामने 4 ऑप्शंस। मानव द्वारा सबसे पहले ऐसा कौन सा अनाज था जो मानव सबसे पहले अपने प्रयोग में लाया? गेहूं, चावल, जौ, बाजरा। 4 अनाजों के नाम आपके सामने पीडीएफ पर दिख रहा होगा। बताएं मानव सबसे पहले किस अनाज का उपयोग किया था अपने लिए? बहुत सरल प्रश्न, आदिम सभ्यता से संबंधित प्रश्न। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था बताएं? मानव जो पहले प्रारंभ में उपयोग किया था अनाज का वह था जौ।
जौ का प्रयोग मानव सबसे पहले किया था? वह 17,000 ईसा पूर्व में हरगढ़, याद रखें स्थान का नाम हरगढ़ से खेती के साक्ष्य जो मिले हैं, उस खेती के साक्ष्य में जौ भी पाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल से धान की भूसी प्राप्त हुई है और हरगढ़ से खेती के साक्ष्य मिले हुए हैं और धान की भूसी लोथल से प्राप्त हुआ है। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त किया जाने वाला अनाज जौ था, इसलिए इसका तीसरा विकल्प सही है। आज के अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। ओजोन परत अव्यवस्थित है। ओजोन परत, सभी ने इसका नाम सुना होगा, O3 इसका अणु सूत्र है। ओजोन परत अव्यवस्थित है, क्षोभ मंडल में, क्षोभ सीमा में, समताप मंडल में, प्रकाश मंडल में किस स्थान पर अवस्थित है? अव्यवस्थित नहीं, मिस प्रिंट हुआ है। अवस्थित माने स्थित हुआ। ओजोन परत कहाँ है ये पूछ रहा है प्रश्न। क्षोभ मंडल में, क्षोभ सीमा में, समताप मंडल में, प्रकाश मंडल में। इसका सही ऑप्शन बताएं। ओजोन परत कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा समताप मंडल। ओजोन परत जो अवस्थित होता है या स्थित होता है वो समताप मंडल में होता है। पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में चारों ओर ओजोन पट्टी का एक अवरोधी कवच है, जिसका निर्माण ऑक्सीजन पर अल्ट्रावायलेट किरणें या पराबैंगनी किरणों के फैलने से होता है। सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज के प्रभाव से वह हमको बचाती है। ओजोन मंडल समताप मंडल से 48 किलोमीटर तक की ऊंचाई वाले भाग को कहते हैं। तो इसका सही मंडल है, सही विकल्प है समताप मंडल। इसका तीसरा ऑप्शन सही ऑप्शन है। बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं अगला प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण, जो हर प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थी हमारे हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न 8 आपके सामने पीडीएफ पर दिख रहा होगा। बॉक्साइट अयस्क है, सीसा का, एल्यूमिनियम का, जस्ता का, तांबा का। कॉपर का, जस्ता, एल्यूमिनियम, सीसा, 4 ऑप्शन आपके सामने। बॉक्साइट जो अयस्क है, अयस्क है, वह सीसा का अयस्क है, एल्यूमिनियम का है, जस्ता का है, तांबा का है। बताएं, 4 ऑप्शन आपके सामने। जो बॉक्साइट अयस्क है वह एल्यूमिनियम का है। इसका सही ऑप्शन दूसरा होगा, एल्यूमिनियम का। और बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एक प्रमुख अयस्क है। इसके अलावा क्रायोलाइट, क्रोडियम, डायस्योर आदि भी इसके अयस्क हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा दूसरा, एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट जो अयस्क है वह एल्यूमिनियम का होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9। पृथ्वी का निकटतम दूरी पर जो ग्रह है वो कौन कौन सा है? देखें, 4 ऑप्शन, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। पृथ्वी से निकटतम स्थित कौन सा है उपग्रह? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। 4 ऑप्शन आपके सामने। जो पृथ्वी से बहुत ही निकट दूरी पर है वो कौन है? तो पृथ्वी से निकटतम दूरी पर जो ग्रह है वह शुक्र है। इसका जो दूसरा ऑप्शन है वह सही ऑप्शन होगा। पृथ्वी से सबसे निकटतम जो ग्रह है वो शुक्र ग्रह है और इसी के कारण शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। याद रखें दोस्तों, शुक्र जो है वह पृथ्वी की बहन कही जाती है क्योंकि शुक्र पृथ्वी से सबसे अधिक सन्निकट है। सूर्य और चंद्रमा के बाद यह सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्र जो है सूर्य और चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला ग्रह है।
इसका कोई उपग्रह नहीं होता, शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। यह पृथ्वी की बहन है। सूर्य और चंद्रमा से सबसे अधिक, सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर सबसे अधिक चमकीला ग्रह जो है वह शुक्र ही है और इसका कोई उपग्रह भी नहीं होता। याद रखें, शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता। और इसे दो चीज और कहते हैं, याद रखें, भोर का तारा और संध्या का तारा, दोनों तारा कहते हैं शुक्रवार को। भोर का तारा भी इसे कहते हैं और इसका आकार जितनी बड़ी हमारी पृथ्वी है उतना बड़ा शुक्र ग्रह भी हमारे आकाश मंडल में है। आकाश गंगा में शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी के सन्निकट है। इसे भोर का तारा, संध्या का तारा भी कहते हैं, इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। यह जितनी बड़ी पृथ्वी है उतना बड़ा इसका आकार भी है। यह अपनी धुरी पर घूमने के लिए 30 दिन और सूर्य की परिक्रमा करने में 224.7 दिन का समय लगाती है। चंद्रमा की तरह इसमें भी कलाएं हैं। जिस तरह से चंद्रमा में कई कलाएं हैं उसी तरह शुक्र में भी कई कलाएं हैं। तो याद रखें, पृथ्वी का सबसे निकटतम जो ग्रह है वह शुक्र है, पृथ्वी की बहन, इसका नाम शुक्र। भोर का तारा, संध्या का तारा कई नामों से जाना जाता है और पृथ्वी की आकार में पृथ्वी के समान आकार भी धारण करती है। शुक्र इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न, आज का 10वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 10वां, नीली क्रांति संबंधित है खाद्यान्न से, तिलहन उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, मत्स्य पालन से। नीली क्रांति जो संबंधित है वह मछली के लिए है, मत्स्य उत्पादन से। मत्स्य मछली के उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध है। मत्स्य उत्पादन को तेजी लाने के लिए भारत सरकार ने नीली क्रांति के नाम से अधिक मछली उत्पादन का प्रयास सरकार के द्वारा किया गया था। याद रखें, नीली क्रांति जो संबंधित है वह मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, इसलिए इसका चौथा विकल्प सही विकल्प होगा। प्रिय दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर न किए हों तो अवश्य कर लें ताकि सामान्य अध्ययन के जितने भी PDF डाले जाएं आपके सामने सबसे पहले प्राप्त हो और आपकी परीक्षा के लिए ये उपयोगी सिद्ध हो। आज के लिए बस इतना ही। आज का दिन आपके लिए शुभ हो। धन्यवाद।